Channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3, Batteries of Test and Assessment Interview. This Unit 3 is from Block 2, MPCE 012, that is MAPC second year clinical psychology students. This video is for you guys. ये जो यूनिट है उसको हम 2 पार्ट्स में कवर करने वाले हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट the test batteries, assessment interviews, skills and techniques. This portion we are going to cover in today's video. So let us start with the introduction. Introduction क्या कहता है? Introduction में हमें बताया है कि जो भी assessment का procedure होता है जो हम patient के ऊपर apply करते हैं वो डिपेंड करता है कि उस रेफरल क्वेश्चन क्या है. बेसिकली जो क्लाइंट आपके पास आया है उसको जिसने भी भेजा है, लाइक जनरल फिजिशियन भी हो सकते हैं वो, या कोई और साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, या कोई और भी प्रोफेशनल हो सकते हैं जिन्होंने हमारे पास रेफ़र किया हो. मे बी कोई और साइकोलॉजिस्ट ने ही हमारे पास रेफ़र किया हो. सो उनका कोई स्पेसिफिक रीज़न होता है आपके पास भेजने के लिए. तो दे क्वेश्चन इट, दे आस्क यू कि आप फर्दर इंक्वायरी करें इसके ऊपर. सो उसके बेसिस पे हमारा असेसमेंट प्रोसीजर पूरा होता है. और जो पुराने असेसमेंट उसके ऊपर किए गए होते हैं उससे भी हमें बहुत चीज़ों का आइडिया लग जाता है. सो ये भी पता चल जाता है कि जो भी हम सिंगल स्टैंडर्डाइज टेस्ट हमें यूज़ करना है या हमें ग्रुप ऑफ टेस्ट यूज़ करने पड़ेंगे उस रेफरल क्वेश्चन के आंसर के लिए. सो कभी कभी एक सिंगल टेस्ट से भी हमें बहुत चीज़ें मिल जाती हैं और कभी कभी हम लोगों को बहुत सारे टेस्ट भी अप्लाई करने पड़ जाते हैं. तो इट टोटली डिपेंड्स. सो अगर आपको अगर डाटा कलेक्ट करना है किसी भी क्लाइंट का, तो टेस्ट्स के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है इंटरव्यू, जो फेस टू फेस होता है. तो इंटरव्यू से हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो वैसे बहुत मुश्किल होती है ऑब्टेन करने में. जैसे कि कौन कौन सी मिल जाती हैं? बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन होता है एक टेक्निक जिसमें आप उसका बिहेवियर नोटिस करते हैं, वो आई टू आई कॉन्टैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सब. एंड इडियोसिंक्रेटिक फीचर्स ऑफ द क्लाइंट. इडियोसिंक्रेटिक फीचर्स मतलब क्या होता है? टेम्परामेंट कैसा है क्लाइंट का. अगर आप प्रैक्टिस कर भी रहे हैं आप में से कुछ लोग, तो आपको पता होगा कई क्लाइंट्स जो होते हैं बड़े एग्रेशन के साथ आते हैं और एग्रेसिव बिहेवियर भी शो करते हैं. सो वो टेम्परामेंट आपको नोटिस करना होता है, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने से ज़्यादा उनको गुस्सा आ जाता है. सो ये चीज़ें आपको नोटिस करना है. एंड उस पर्सन का रिएक्शन कैसा है लाइफ सिचुएशन को लेकर अभी की. तो अभी उसके साथ जो भी चल रहा है उसके बेसिस पे उसका क्या रिएक्शन है. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू होता है वो एक प्राइमरी तरीका है, सबसे मेन तरीका है जहाँ पे हम क्लाइंट्स के साथ रैपोर्ट बना सकते हैं. रैपो बनाने के अलावा हम ये भी समझ सकते हैं कि कौन से टेस्ट हमें अप्लाई करने हैं जो इस सिचुएशन में वैलिड होंगे. नाउ लेट अस प्रोसीड विद टेस्ट बैटरीज. वाई वी कॉल इट अ बैटरी. बैटरी क्यों बोला जाता है? सो हम बेसिकली जब बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड को जानने के लिए, तो उसको हम बैटरी के नाम से जानते हैं. इसमें एक टेस्ट भी हो सकता है, एक टेस्ट के अंदर बहुत सारे सब टेस्ट हो सकते हैं, या बहुत सारे टेस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें एट अ टाइम उस पर्सन पे अप्लाई करना होता है. कभी कभी ये जो टेस्ट पैकेज आता है, जो पब्लिशर होते हैं इस टेस्ट को बनाने वाले, जो उनको बोलते हैं पब्लिशर्स. सो जो टेस्ट बनाने वाले पब्लिशर्स हैं वो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाते हैं उस टेस्ट को. दैट इज़ वाई हम वर्ड बैटरी यूज़ करते हैं जो उस टाइटल के साथ अटैच्ड वर्ड होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ टेस्ट होते हैं जो एट अ टाइम हमें क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूरो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है जिसे हेल्स्टेड रेटन न्यूरो साइकोलॉजिकल बैटरी के नाम से जानते हैं, उसमें भी बहुत सारे टेस्ट होंगे जो एट अ टाइम हमें अप्लाई करना होता है पेशेंट के ऊपर. क्यों? क्योंकि हम उसके कॉग्निटिव फंक्शन जानना चाहते हैं और कॉग्निटिव फंक्शन बहुत सारे होते हैं. सो हर एक जो पार्ट्स हैं कॉग्निशन के, उन सबको सेपरेट सेपरेट टेस्ट बने हुए हैं टेस्ट करने के लिए. सो ब्रेन इम्पेयरमेंट हमें पता चल जाता है अगर कुछ है तो. अगेन
जो ग्रुप ऑफ टेस्ट हम यूज़ करते हैं वो हम इंडिविजुअल पे भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रुप के ऊपर भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टेस्ट क्या है। सो किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल इशू को लेकर मेजरमेंट करने के लिए वो बैटरी टेस्ट बनाए जाते हैं। सो हमारा क्या रेफरल क्वेश्चन है उस पर बेस करेगा कि आप कौन सा बैटरी टेस्ट यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ टेस्ट बैटरीज। क्या क्या यूज़ है? तो बहुत सारे पर्पसेस के लिए हम साइकोपैथोलॉजी के एरियाज़ में इन बैटरी टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, बट दो मेन कैटेगरीज़ हैं जिनमें ये टेस्ट फॉल करते हैं। फर्स्ट है जब हमें डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पे फोकस करना है और हमें उसका आंसर चाहिए, जैसे कि क्या उस बंदे को किसी चीज़ का रिस्क है, जैसे सुसाइडल रिस्क है कि नहीं है, तो हम उसके टेस्ट अप्लाई करेंगे अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तब। एंड सेकंड, अगर हम उस क्लाइंट का साइकोडायनामिक्स या पर्सनालिटी स्ट्रक्चर या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को जानना चाहते हैं, तब भी हम बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो सेकंड टाइप की कैटेगरी है जिसमें हम पर्सनालिटी स्ट्रक्चर वगैरह करते हैं, उसके अंदर मल्टीवेरिएंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि MMPI यूज़ किया जाता है, टेस्ट बैटरी यूज़ की जाती है जिसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं और वो बहुत सारे आंसर्स बता सकते हैं हमें जो हमारे क्वेश्चंस हैं उस क्लाइंट को लेकर। सो टेस्ट बैटरी जो है बहुत क्लियर कट हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, जो इंडिविजुअल टेस्ट से शायद हमें ना मिल सके। जैसे कि कुछ जो टेस्ट हैं वो है बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, रोशे टेस्ट, टैट टेस्ट। सो ये सारे रोशे एंड टैट और प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं, एंड देन ये इंटेलिजेंस स्केल मतलब IQ जानने के लिए जो होता है। सो ये कुछ टेस्ट है जिसमें बहुत सारे हम टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। अगर प्रैक्टिस में देखें तो ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड हमने पर्पस पढ़े हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों पर्पस का कॉम्बिनेशन ही हम यूज़ करते हैं, कंबाइन करके भी हम लगा सकते हैं, या फिर इन दोनों का एक कॉमन रीज़न निकालते हैं एंड उसके बेसिस पे फिर हम आंसर्स ढूंढते हैं प्रॉब्लम का। कभी कभी जो टेस्ट बैटरीज होती हैं वो टाइम टू टाइम हमें क्लाइंट के ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने अभी तक ट्रीटमेंट दिया है वो कितना प्रोग्रेसिव है, कितना इफ़ेक्टिव रहा है उस क्लाइंट के ऊपर, तो भी हम ये टेस्ट टाइम टू टाइम अप्लाई करते हैं। या फिर हमें अगर क्लाइंट के बारे में कुछ डाटा चाहिए है सो दैट हम अपने डायग्नोस्टिक क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा पता लगा सके, तभी भी हम यूज़ करते हैं इसको, और बाकी कोई एस्पेक्ट हमें पता लगाना है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं क्यों हम ये बैटरी टेस्ट यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी बैटरी टेस्ट होते हैं, ये एक उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो हमारी जो पोटेंशियल हाइपोथेसिस हमने बनाई होती है। पोटेंशियल हाइपोथेसिस मतलब जैसे सिम्टम के अकॉर्डिंगली आप कुछ गैस कर रहे हैं कि हो सकता है इस इंसान को डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। सो आप डिप्रेशन के टेस्ट बहुत सारे अप्लाई करेंगे अलग अलग एंगल से देखने के लिए उस पूरी सिचुएशन को, तो उनके जो रिज़ल्ट आएंगे और जो आपने पहले से सोच रहे थे आपकी ये डिप्रेशन हो सकता है, अगर वो रिजल्ट इससे मैच हो जाता है तो दैट इंडिकेट्स दैट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली सफरिंग विद दिस डिजीज़। सो ये हमें ऐसे पता चलता है। सो हमारी बहुत सारा जो जैसे सपोज जैसे क्लाइंट है उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी है, उसको स्पेशल रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, ये इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, या तो हम ये अगर हमारी हाइपोथेसिस है तो हम टेस्टिंग करके पता लगा सकते हैं एंड उसके फेवर में एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए रिजल्ट ऑफ दैट टेस्ट के रिजल्ट की हेल्प से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ असेसमेंट इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, असेसमेंट टेक्निक्स जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज़ होती हैं वो बहुत वेरी करती हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है वो करने का, आप क्यों करना चाहते हैं, असेसमेंट क्यों करना चाहते हैं। तो डाटा कलेक्शन का कोई भी मेथड आप यूज़ करें, वो कलेक्ट करने के लिए आपको कुछ टेक्निक्स तो फॉलो करनी पड़ेंगी। सो ज़्यादातर जो अपने बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो उनकी जो प्रैक्टिस होती है
वो इंटरव्यू ही होती है। बेसिकली इंटरव्यू से ही उन्हें बहुत सारी असेसमेंट हो जाती हैं, वो असेस कर सकते हैं प्रॉब्लम को, फॉर्मुलेट कर लेते हैं हाइपोथेसिस एंड इवन कंक्लूजन तक भी पहुंच जाते हैं बिकॉज दे आर इन प्रैक्टिस। लेकिन जो ये जानना कि कौन सा टेस्ट अप्रोप्रिएट है, उस इंसान की नॉलेज, जो जितने भी नॉलेजेबल पार्टीज़ मतलब पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, ये वो नॉलेजेबल पार्टीज़ है किसके लिए, उस पेशेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देने वाले। तो जब हम उस पेशेंट के बारे में अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू के थ्रू ले लें, उसके इंटरेस्ट के बारे में जान लें, जो नॉलेजेबल पार्टीज़ है उनसे हम लोग पूछताछ कर लें, तो हमें असेसमेंट में बहुत आसानी हो जाती है बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें सब हर एक एंगल से पता चलने लगती है। सो जो क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं, जब भी पूछते हैं हम, तो हमें बहुत केयरफुली पहले तो सुनना पड़ेगा कि क्लाइंट हमें बोल क्या रहा है, वो क्या आंसर दे रहा है, किस तरह के क्वेश्चन का किस तरह का आंसर हमें मिल रहा है। हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन छुपा ली या उससे छुप गई या फिर वो नहीं बता पाया। तो जब आप ढंग से सुनेंगे तभी आप उससे पूछ पाएंगे कि ये चीज़ मिस हो गई है, इसके बारे में कुछ और बताएं करके। एक तो ये, दूसरा नॉन वर्बल ऑब्जर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप कुछ बोलेंगे नहीं लेकिन आप देख के नॉन वर्बल बिहेवियर पे देखेंगे कि वो बॉडी लैंग्वेज क्या है क्लाइंट की, किस तरह से वो क्या आई कांटेक्ट कर रहा है, वो आप किस तरह से बैठा है, इस तरह की। तो ये हमारी जो हाइपोथेसिस हम तैयार करते हैं उसकी कंप्लेंट सुन के, उसको और आगे डेवलप करने में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रूल आउट कर सकते हैं कि एक हमने हाइपोथेसिस रखी कि इसको है और दूसरा रखा कि इसको नहीं है। सो एक के फेवर में तो जाएगी बात, जो भी आपको एविडेंसेस मिलते जाएंगे। सो इंटरव्यूइंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। इंटरव्यू जब भी आप करें तो ऐसी रैंडम क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बेसिकली बहुत थॉटफुल होकर पूछना चाहिए। आपके क्वेश्चंस बहुत वेल प्लान्ड होने चाहिए, और इस तरह से प्लान करना है आपको कि आप सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल सके क्लाइंट से, जैसे कि फैक्ट्स, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ये सारी चीज़ें। और साइकोलॉजिस्ट में कैसे हेल्प कर रही है, उनके हाइपोथेसिस को डेवलप करने में ये हेल्प करती है। और इंटरव्यू से ही हमें बेस्ट आंसर मिलता है। और जैसे उन्होंने पहले ही बोला है कि हेल्पिंग प्रोफेशनल मतलब कि एक्सपर्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट होता है उसी को पता चलता है कि इफ़ेक्टिव इंटरव्यूइंग कैसे करते हैं, और वो टाइम के साथ करते करते आती है, प्रैक्टिस के साथ आती है, सुपरविजन के साथ आती है। एक्सपीरियंस एंड नेचुरल स्किल है जो एक्सपीरियंस के साथ आती जाती है, धीरे धीरे आप समझते जाते हैं, सीखते जाते हैं। अब सबसे पहले जब आपके पास क्लाइंट आया, ऑब्वियसली जो नए होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो ये उनके लिए है जो पहली बार कभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करनी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, एज, जेंडर, ग्रेड, क्लास में कितना, स्कूल में कितना आया, ऑक्यूपेशन क्या है, एथनिसिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस, लिविंग अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पूछना है। एंड करंट और पास्ट मेडिकल अगर या साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम है वो पूछना है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है वो पूछना है, उसकी अभी चीफ कंप्लेंट क्या है, अभी क्या क्या सिम्टम्स वो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो आपको डिस्कस करने हैं क्लाइंट के साथ। आप उसी के बेसिस पे आप अपनी हाइपोथेसिस बनाएंगे। एंड उसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस सिम्टम या प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, वो आपको लिखना है। एंड देन प्रॉब्लम क्यों मेंटेन अभी तक क्यों है, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम कैसे डेवलप हुई, एक तो ये लिखना है, और प्रॉब्लम अभी भी क्यों चल रही है वो भी आपको पता करने की कोशिश करना है। और ये भी आपको जानने की कोशिश करनी होगी कि उन्होंने इस प्रॉब्लम के लिए अब तक क्या किया है, और अगर जो किया है इज इट वर्किंग, और डिड इट हेल्प दैट पर्सन और नॉट। सो ये चीज़ें आपको पूछनी पड़ेगी। और अब तक उन्होंने कितनी प्रोफेशनल सर्विसेज ली है, ये इन्होंने यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया है किस बेस, जब आप इंटरव्यू लेते हैं क्लिनिकल इंटरव्यू, तो आपको क्या क्या करना है। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन ये बॉक्स में। ये क्या क्या है वो मैं एक बार बता दूँ। आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन मतलब आप सपोज वो इंसान अगले दिन आपको बोलता है कि मैं फेस टू फेस नहीं है आपसे बात करना चाहता, मैं फ़ोन पे करूँगा। एंड फ़ोन पे आप जब क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये वही क्लाइंट है या कोई और वो बन के बात कर रहा है, तब आप उनसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसी चीज़ें जो बहुत
पर्सनल होती हैं वो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा वही है कि नहीं है। एंड बेसिकली वॉइस से भी पता चल जाता है वैसे तो, बट अगर आप वॉइस रिकॉग्निशन में प्रॉब्लम होती है तो ये कुछ डाटा है जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। देन रेफरल सोर्स, किसने भेजा, क्यों भेजा, वो चीज़ें। एंड देन चीफ कंप्लेंट, और क्या प्रॉब्लम के साथ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स क्या लेके आया है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हेल्थ बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें। एंड दैट डेवलपमेंटल हिस्ट्री, बर्थ और अर्ली चाइल्डहुड कैसा था, ये सब। सेक्सुअल हिस्ट्री, सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, ओरिएंटेशन क्या है, कंसर्न्स क्या क्या है उसके। देन प्रीवियस मेडिकल ट्रीटमेंट क्या चला है, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट कुछ चला है क्या पहले, वो सारा पूछना है। एंड देन हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमास, क्या उसको फिजिकल सेक्सुअल अब्यूज़ रहा है, मेजर लॉसेज या मेजर एक्सीडेंट्स हुए हैं कुछ, करंट ट्रीटमेंट गोल क्या है, ये सारी चीज़ें आप उससे पूछेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्किल्स एंड टेक्निक्स। क्या क्या स्किल्स एक क्लिनिशियन में होनी चाहिए सो दैट दैट पर्सन बिकम अ परफेक्ट क्लिनिशियन और अ साइकोलॉजिस्ट। आप अगर परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप में क्या क्या ऐसे टैलेंट होने चाहिए या आपको डेवलप करने पड़ेंगे, वो इसमें पढ़ेंगे। तो कुछ टेक्निक्स और स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं जब भी आप किसी भी तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स में दिया है, बट आई वुड प्रेफर कि मैं वन बाय वन बताती जाऊँ। फर्स्ट है रेपो। आपको अपने क्लाइंट के साथ रेपो क्रिएट करना पड़ेगा। जब भी पेशेंट अपने बारे में बताता है, बात करता है, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताता है, वो हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। ऑब्वियसली हम भी कभी किसी के साथ जाएं, अननोन इंसान के सामने जाके एकदम से आप ओपन अप नहीं हो जाते। बहुत इंटीमेट चीज़ें, और स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट के लिए आया तो उसको बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें बतानी होती हैं, इंटीमेट चीज़ें बतानी होती हैं जो वो किसी स्ट्रेंजर्स को बताने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो कंफर्टेबल नहीं होगा, आपको कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड रेपो, क्रिएटिंग अ रेपो। सो उनसे कभी भी उनसे हमेशा ये जानने अच्छा, ये ऐसी चीज़ें भी आपसे बताएंगे जो इन्होंने कभी भी किसी और के साथ शेयर ना की हो। जैसे कि वो पेरेंट्स से नहीं करेंगे, स्पाउस से नहीं करेंगे, बेस्ट फ्रेंड से भी उन्होंने नहीं की होगी कभी, लेकिन वो आपसे करेंगे। लेकिन वो कैसे करेंगे, एकदम से आके बोलेंगे तो नहीं, और वो कंफर्टेबल भी नहीं होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट जो है उनको ध्यान रखना है कि वो नेगेटिव जजमेंट ना करें उसकी प्रॉब्लम को सुन के, और आपको ये भी श्योर करना है कि वो एम्बैरस फील ना करे। उसको ये ना लगे आपसे शेयर करने के बाद कि अरे मैं ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, या उसको गुस्सा ना आने लगे, या वो चिंता में ना चला जाए, या उसको ऐसा ना लगे कि अरे ये मैं क्या सिली सी बातें करने लगा या करने लगी। आपको इतना कंफर्टेबल बनाना है उनको कि वो आराम से आपके सामने कुछ भी बोल सके। जो भी आएगा इंसान आपके पास, आपको ये इंश्योर करना है कि आप कोई एथनिक, रेशियल, सेक्सुअल कमेंट उनके ऊपर ना करें या डिस्क्रिमिनेशन ना शो करें। और उनके किसी भी एक्ट को आप मिसअंडरस्टूड ना करें। सो आपको हेल्पफुल दिखाना है अपने आप को, चाहे आप हैं या नहीं हैं, बट आपको सीखना होगा हेल्पफुल बनना। एंड जो इंटरव्यू है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, सो दैट साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक रैपो डेवलप कर सके अपने इंटरव्यूइंग के टाइम पे। अगर एक बारी आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाता है तो वो बहुत सारी चीज़ें आपको खुल के बता पाएगा एंड आप उसको ट्रीट कर पाओगे। सो इसीलिए ये वर्ड रैपो यूज़ किया गया है, इन्होंने यहाँ पे बताया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप, कंफर्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप। रैपो का एक दूसरा वर्ड जो आप या उसका मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो ये होगा कंफर्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप, जो प्रोफेशनल और इंटरव्यू के बीच में डेवलप होती है अगर आप अलाउ करते हैं तो। ये जब एटमॉस्फेयर बन जाता है और रिलेशनशिप हो जाती है तो इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग, रेस्पेक्टफुल एंड हेल्पफुल। ये सारे वर्ड्स उसमें आने चाहिए। मतलब कि आपको पॉजिटिव रहना है हमेशा, चाहे वो सामने वाला कोई भी बात कर रहा है आपसे। आपको रेस्पेक्टफुल रहना है, आपको हेल्पफुल रहना है, आपको एक्सेप्टिंग रहना चाहिए, एंड यू नीड टू ट्रस्ट। आप ये नहीं बोल सकते नहीं 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 ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं बोलना है आपको। आपको हमेशा उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू दैट it is correct, and yes, you need to show the trust by your non-verbal actions as well. बहुत सारे प्रिंसिपल है रैपो डेवलप करने के, जैसे कि नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन। इसमें क्या बोलते हैं कि आप
प्रिंसिपल ऑफ अटेंशन कहता है कि आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा, क्लिनिशियन को अटेंटिव रहना पड़ेगा जब क्लाइंट आपको कुछ बता रहा है। ये नहीं कि आप अपना फ़ोन चेक करने लगे हैं या आप कोई मेल चेक करने लगे हैं या आप कहीं आपका डायरी में ध्यान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना है, आपको ध्यान से सुनना है। इवन यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक और डायरी सो दैट यू कुड रिमेंबर सेवरल थिंग्स लाइक वर्ड टू वर्ड। यानी कि आप पूरा सेंटेंस लिखने में लगे हैं, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड यूज लिख लेना है उस एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जो आपको रिकॉल करा देगा कि क्लाइंट ने क्या बोला था आपसे, उस तरह से। तो आपको अटेंटिव रहना है। सेकेंडली, प्रिंसिपल ऑफ फ्रेंडली पॉस्चर। सो जब भी आप रैपो डेवलप कर चुके होते हैं तो आपका पॉस्चर भी बहुत मैटर करता है। आई टू आई कांटेक्ट रखना और पेशेंट की तरफ देखना। बीच में कोई बड़ा सा डेस्क नहीं होना चाहिए जो आपकी कम्युनिकेशन के बीच में उलझन पैदा कर सके। ये नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग। जब आप क्लाइंट के पास बैठे हैं तो आपको केयरफुली उसको सुनना है, क्लाइंट को एक्टिवली सुनना है, आपको समझना है उसके क्वेश्चन के आंसर्स को, और विदाउट इंटरप्शन। जब भी वो बोल रहा है तो आपको बीच में रोकना नहीं है उसको, आपको सिर्फ सुनने का काम करना है। और जितना वो बोलना चाहता है उसे बोलने दीजिए। जब वो रुकेगा तब आप नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पूछिए। मीनवाइल अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन राइट इट डाउन ऑन दी डायरी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ बीइंग नॉन जजमेंटल। आपको जज, आप चाहे कितना भी अंदर से उसको जज कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि अरे मैं तो ऐसा नहीं सोचती, मेरी सोच ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसको जज नहीं करना है। आपको नॉन क्रिटिकल रहना है, आपको उसके साथ अच्छे से रेस्पेक्टफुली उसको बिहेव करना, उसके साथ उसकी जो भी पर्सनल डिस्क्लोजर्स वो करेगा अपने बारे में, जो भी पर्सनल चीज़ें बताएगा, आपको उसको रिगार्ड देना है, आपको रेस्पेक्टफुली उसको सुनना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट फॉर द पेशेंट। आपको जेन्युइन रहना है, आपको एम्पैथेटिक रहना है। एम्पैथेटिक मतलब ऐसा फील करना है जैसे कि वो चीज़ आपके ही साथ हुई हो, तब आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आपको फील करना है उसकी बात सुन के। सिंसियर रहना है, एक्सेप्टेंस शो करनी है, और लेकिन ये सब करते हुए आपको उससे फ्रेंडली नहीं होना। यू आर नॉट देयर फ्रेंड, आपको फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट नहीं करना है। ये आपको इंश्योर करना है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग अ सपोर्टिव प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर। सो सपोर्टिव प्रोफेशनल रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे क्लाइंट बहुत कंफर्टेबल फील करे, उसको ऐसा महसूस हो कि मेरी बात समझी जा रही है, मैं जो भी बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ मेरी बात को हमारा क्लिनिशियन अच्छे से समझ रहा है। सो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, एंड ये आ सकते हैं। सो आपको ध्यान रखना है। रेपो के प्रिंसिपल हैं, हाउ टू क्रिएट अ रेपो। नेक्स्ट इज लिसन इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स। इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव लिसनिंग स्किल्स का मतलब होता है केयरफुली सुनना, अलग अलग लेवल पे केयरफुली सुनना। मतलब कि जो भी उसकी फीलिंग्स हैं उसको भी समझना, जो बोली नहीं गई हैं बातें उसको आपको फील करना है, आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशन से आपको समझना है कि वो क्या कहना चाहता है, आपको पूरा अटेंशन पे करना है। सिर्फ बोलना नहीं है, किस तरह से वो इंसान अपनी बात को रख के बिहेव कर रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है। आपको सिर्फ उसकी बातों पे के अलावा उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। सो आप क्या बोला गया है उस पर अटेंशन पे करना ही करना है। एंड उसकी जो भी आपकी स्किल्स हैं उसके बेसिस पे इन बिटवीन दी लाइंस जो उसने नहीं बोला वो भी समझने की कोशिश करना है। तो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स जो होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो टर्म्स आते हैं वो है पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, समराइजेशन, क्लैरिफिकेशन टेक्निक्स। सो एक्टिव लिसनिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। नाउ पैराफ्रेजिंग का क्या मतलब होता है? पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है जो भी कंटेंट बोला गया है उसको रीफ्रेज करके बोलना दोबारा। इसका मतलब ये होता है, ऐसा क्यों किया जाता है? पैराफ्रेजिंग हम इसीलिए करते हैं कि हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हमने आपकी बात ढंग से सुनी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पूरी प्रॉब्लम को हम अच्छे से समझें। आपकी अटेंशन इससे पता चलती है, उसको ये महसूस होगा कि आप सुनते हैं उसकी बात। पर्पज़ यही होता है कि हम पर्सन को ये बता सके कि हमारा फोकस है आपके ऊपर, हमारी अटेंशन है आपके ऊपर, एंड आप जो भी बताना चाहते हो हम सुन रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आया था रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव
जो हमारा एक्टिव लिसनिंग होती है वो रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि रीफ्रेजिंग द फीलिंग्स ऑफ व्हाट इज़ बीइंग सेड, वो क्या फील कर रहा है उसको आपको फिर से रीफ्रेम करके बताना है कि मैं समझ रही हूँ कि आप कितना दुखी महसूस कर रही होंगी, ऐसा। तो उनकी जो फीलिंग है उसको बताना इज़ रिफ्लेक्शन, सो दैट हम उसको एनकरेज कर सके कि वो अपनी फीलिंग्स को और बेटर तरीके से एक्सप्रेस कर सके और उसको लगे कि हम उसको समझ रहे हैं। नेक्स्ट इज समराइजेशन। समराइजेशन इज टोटल ऑफ पैराफ्रेजिंग एंड रिफ्लेक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन समराइजेशन होता है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स को लेकर हम ओवरऑल एक मैसेज जो उसने दिया है उसको हम एज अ समरी हम नोट डाउन कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन में हम क्वेश्चंस पूछते हैं ये पक्का करने के लिए क्या वो जो हम समझे हैं वो सही समझे हैं, जो वो बता रहा था हमने किस तरह से समझा, वो हम क्वेश्चन के वे में उससे पूछते हैं, उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशन। सो हम इंटरव्यूअर से यही क्लियर करना चाहते हैं कि हम ये समझे हैं और आपका मतलब यही है, सो दैट उसको ये लगे कि उसके मैसेज को हम समझे हैं एंड हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। एक यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसको आप पढ़ सकते हैं एंड आप देख सकते हैं कैसे इस सिचुएशन को इन्होंने रीफ्रेम किया हुआ है। और उसके बाद पैराफ्रेजिंग, रिफ्लेक्शन, समराइजेशन, क्लैरिफिकेशन। देखिए क्लैरिफिकेशन में क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन करके पूछते हैं। समराइजेशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। पैराफ्रेजिंग जो उसने बोला उसी के बारे में है। सो ये आप कर लेना सेल्फ रीडिंग से। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, रेपो के बारे में पढ़ा, हमने एक्टिव लिसनिंग के बारे में पढ़ा, है ना, इफेक्टिव लिसनिंग स्किल। ये दो चीज़ें हमने करी। अब ये थर्ड है जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आ सकता है। तो सक्सेसफुल इंटरव्यू या इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत ज़रूर होती है अगर आपको इंटरव्यू को सक्सेसफुल करना है। आपको ऐसी लैंग्वेज यूज़ करना चाहिए क्लाइंट के साथ या पेशेंट के साथ वो जो उसके अकॉर्डिंगली है। जैसे कि अगर बच्चा है तो बच्चे के साथ बच्चे की तरह आपको उसको इस तरह से कंफर्टेबल बनाना है कि वो आपसे ओपन अप हो सके। एडोलेसेंट है तो उसकी टोन में आपको बिहेव करना आना चाहिए। एजुकेटेड एडल्ट है तो उस तरीके से बिहेव करना आना चाहिए। सो आपको ये सारी चीज़ें उनके साथ कैसे घुलना मिलना है सो दैट वो आपसे बात कर सके, नॉट बीइंग अ फ्रेंड ऑफ कोर्स। तो इस तरह से कि वो आपकी आप रेस्पेक्टफुल भी रहे, साइमल्टेनियसली आप रेपो भी क्रिएट करके रखें सो दैट सामने वाला खुल के आपसे बात कर सके। सो प्रोफेशनल कुछ ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं जिससे सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए और उसको लगे कि मेरी बात नहीं समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रही है एक क्लिनिशियन को, ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए। सो पेशेंट क्या कहना चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, उससे आप क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं कि क्या आप ये कहना चाहते हैं, लाइक दैट। फोर्थ पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। दिस इज समथिंग विच इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपको ये कैसे पता चलेगा, उसकी वॉइस टोन से पता चलेगा, आई कांटेक्ट से पता चलेगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी है उससे पता चलेगा, क्या पहना हुआ है उससे भी पता चलेगा। सो जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन में है तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव बातें बहुत ज़्यादा करने लगेगा, उसके सिम्टम्स कुछ ऐसे होंगे जो डिप्रेशन की तरफ बता रहे होंगे, उसमें एनर्जी नहीं होगी जब आपसे बात कर रहा होगा, उसकी इंटरव्यू के टाइम पे भी उसकी ज़्यादा होप्स नहीं दिखाई देंगी। सो वो कुछ सिम्टम्स होते हैं, वो आपको नोटिस करना है। और मे बी वो ये भी बताए कि वो कितना कंफर्टेबल फील कर रहा है आपके पास या नहीं कर रहा है, उसके हैंड्स एंड लेग्स का पोस्चर कैसा है, और उसने क्लोथ्स किस तरह के पहने हैं। ऐसा तो नहीं है सर्दी में वो टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के आया है। सो ये सारी चीज़ें, अटायर जो कहते हैं कपड़ा पहनने का तरीका, उससे भी हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट इज़ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सो आस्किंग द राइट क्वेश्चन मतलब कि आप इस तरह के क्वेश्चन पूछे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब भी ये मैटर करती है आप एक्सपीरियंस्ड कितने हैं। आप तभी सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब आपने प्रीवियसली भी कुछ केसेस हैंडल किए हों। सो जब भी आप इंटरव्यू करते हैं आपको साइकोपैथोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर के बारे में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। सो टिपिकल क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे कि जैसे कि पेशेंट की का परसेप्शन कैसा है ना, और इसका कॉज क्या था जो प्रॉब्लम आई है, कितनी सीवियर है वो प्रॉब्लम, कितने टाइम से है, कितनी बार वो इस स्टेट में जाता है, ये सारी चीज़ें, फ्रीक्वेंसी कितनी है।
जब तक आप उसके सिम्टम की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग नहीं रखेंगे और ये नहीं समझेंगे कि पेशेंट ने क्या कोशिश करी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आप सही क्वेश्चन पूछना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो आपके क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें भी शामिल होनी चाहिए जब भी आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं। ये 5 पॉइंट्स हैं जो हमारे किस टॉपिक में आते हैं कि आपको किस तरह से स्किल्स और टेक्निक्स डेवलप करनी है अपनी। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 012 जो आज हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगा वो इसी यूनिट का सेकंड पार्ट मिलेगा। दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट थिंग, फॉर्मेट ऑफ इंटरव्यूज़ एंड टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू कवर इन नेक्स्ट पार्ट। सो कीप वॉचिंग। और इस यूनिट से रिलेटेड जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। कुछ वीडियोस मैंने स्पेसिफिकली मेंबर्स के लिए डाले हैं और मेंबर्स ही सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल होंगे वो पर्टिकुलर वीडियोस। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं जो बहुत मिनिमल रेंज की है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेंबर्स जो हैं उनको प्रोजेक्ट की गाइडेंस भी है, उधर इंटर्नशिप की गाइडेंस भी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वैसे भी मिलती रहेगी इफ़ यू आर ए मेंबर। अगर आप मेंबर होंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। So keep watching. Thanks for watching. Take care of yourself and don't forget to subscribe, press the notification bell, share these videos to rest of the students and keep going. Take care. Bye bye.